नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं मनोज प्रेम नारायण। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज। इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 7 सितंबर 2020 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? हाउ मेनी लैंग्वेजेज आर इंक्लूडेड इन द जम्मू कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 5 भाषाओं को शामिल किया गया है। उर्दू, हिंदी, डोगरी, अंग्रेजी और कश्मीरी। इससे पहले धारा 370 को निरस्त करने से पहले उर्दू और अंग्रेजी राज्य की आधिकारिक भाषा थी। तो इस प्रकार से अब 3 भाषाओं को जोड़ा गया है, हिंदी, डोगरी और कश्मीरी। ध्यान में रहे कि इस अनुमोदन तक डोगरी और कश्मीरी भारत में किसी भी राज्य में आधिकारिक भाषा नहीं थी, हालांकि उन्हें 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इन दोनों भाषाओं के अलावा सिंधी भी अभी तक किसी भी राज्य में एक आधिकारिक भाषा नहीं है, हालांकि उसे भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। किस सेक्टर की एक कंपनी ने नए ब्रांड नेम VI से अपना एक लोगो जारी किया है? अ कंपनी फ्रॉम विच सेक्टर हैज रिलीज्ड अ लोगो विद द न्यू ब्रांड नेम VI? तस्वीर में देखिए आप, आई उल्टा करके लिखा हुआ है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दूरसंचार की कंपनी है। वोडाफोन और आइडिया 2 ब्रांड्स का एकीकरण दुनिया में टेलीकॉम सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा एकीकरण, जो कि पहले हो चुका था। अब इस कंपनी ने अपने आप को रीब्रांड किया है VI के रूप में। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में दिए गए फैसले के अनुसार दूरसंचार कंपनियां अपने AGR बकाये का भुगतान केंद्र सरकार को कितने साल की समय सीमा में करेंगी? अकॉर्डिंग टू द रिसेंट डिसीजन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट, टेलीकॉम कंपनीज विल पे देयर AGR ड्यूज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन हाउ मेनी ईयर्स टाइम फ्रेम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 10 साल का समय काल दिया गया है, जिसमें से कि पहला जो इंस्टॉलमेंट होगा 10% का, वो मार्च 2021 तक पे कर देना है। 1 सितंबर को न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीश की पीठ ने यह निर्णय सुनाया। फैसला सुनाते वक्त कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट के एक हिस्से के रूप में स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग के बारे में फैसला करने के लिए कहा था। AGR का फुल फॉर्म क्या होता है? AGR का फुल फॉर्म होता है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों ने शीर्ष 350 में जगह बनाई है? हाउ मेनी इंडियन यूनिवर्सिटीज हैव मेड इट टू द टॉप 350 इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2021 रिलीज्ड बाय टाइम्स हायर एजुकेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, और इसकी रैंकिंग रही है 2020 में 301 से लेकर 350 के बीच में, यानी अंडर 350 है। ये 2020 का फिगर था, 2021 में भी ये इसी स्थान पर है। भारत के कुल 63 विश्वविद्यालय रैंकिंग के लिए योग्य था। यह दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में किसी भी देश द्वारा उच्चतम सफलता, यानी मैक्सिमम नॉमिनेशन मिली है 63। हालांकि दुख की बात यह है कि शीर्ष 300 में किसी ने भी अपनी जगह नहीं बनाई है। अमेरिका शीर्ष 200 में 59 एंटिटीज के साथ सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश है, और सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है दुनिया की ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ये यूके की है। हाल ही में चर्चा में रहे कावेरी कॉलिंग अभियान को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कावेरी कॉलिंग कैंपेन विच इज इन द न्यूज रिसेंटली इज लॉन्च्ड बाय? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सदगुरु जग्गी वासुदेव। ये ईशा फाउंडेशन के संस्थापक हैं। 2019 में इसे लॉन्च किया गया था। कावेरी पुनरुद्धार परियोजना के तुरंत बाद इसे लॉन्च किया गया था। यह परियोजना कर्नाटक सरकार द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना के तहत 25 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। न्यूज में क्यों है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कावेरी कॉलिंग आंदोलन के जश्न के अवसर पर यह घोषणा की कि केंद्र 13 नदियों के कायाकल्प का काम कर रहा है। तो ये 13 नदियाँ कौन कौन है? व्यास, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, यमुना, लूनी, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी और ब्रह्मपुत्र। वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी,
48वां रैंक मिला है। स्कोर रहा है 35.59 आउट ऑफ 100 और 2019 में ये रैंक था 52, यानी 4 अंकों का फायदा हुआ है भारत को। भारत अब टॉप 50 उन्नतिशील देशों में शामिल हो गया है। मध्य और दक्षिण एशिया में भारत पहले स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO की यह सूची 131 देशों और अर्थव्यवस्थाओं के इनोवेशन परफॉर्मेंस पर आधारित है। स्विट्जरलैंड इस रैंकिंग में नंबर 1 पे है। ब्रिक्स गेम्स 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इन विच कंट्री विल द ब्रिक्स गेम्स 2021 बी हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। यह भारत में आयोजित किया जाएगा। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने यह घोषणा ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के खेल मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के बाद की। भारत को 2021 में 5 राष्ट्र स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय समूह की अध्यक्षता मिलेगी। ब्रिक्स गेम्स 2021 एक ही समय और स्थानों पर खेलो इंडिया गेम्स 2021 के साथ आयोजित किए जाएंगे और यह हरियाणा में आयोजित होने वाला है टोक्यो ओलंपिक्स 2021 के बाद। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए CEO कौन बनाए गए हैं? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ इंडियन रेलवे बोर्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विनोद कुमार यादव। यही है। रेलवे के इतिहास में इस तरह का पद संभालने वाले वे पहले व्यक्ति हैं। इससे पहले कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने विनोद कुमार यादव के रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के रूप में 1 वर्ष के लिए, जो कि 1 जनवरी 2020 से प्रभावी है, पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी थी। यानी अब ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी हैं और CEO भी हैं। मंत्रिमंडल ने रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। इसके सदस्यों की संख्या अब 8 से घटाकर 5 कर दी गई है। 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम यानी खिलौने का म्यूजियम किस राज्य में बनाया जाएगा? इन विच स्टेट विल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टॉय म्यूजियम बी बिल्ट एट ए कॉस्ट ऑफ 1500 करोड़ रुपीज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ये गुजरात में बनाया जाएगा। वर्तमान में अभी सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम अमेरिका के मिसौरी स्टेट में है, जिसकी तस्वीर आप सामने देख सकते हैं। ये अमेरिका की तस्वीर है। यहाँ प्राचीन से आधुनिक समय के 10 लाख से अधिक खिलौने हैं। लेकिन जो गुजरात में बनने वाला है, इसके लिए 30 एकड़ जमीन आवंटित की गई है और यहाँ 11 लाख से ज़्यादा खिलौने प्रदर्शित किए जाएंगे। और ये गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी के करीब शाहपुर और रतनपुर गांव के बीच में इसे बनाने की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के फैसले को रद्द करने के लिए किस राज्य के उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया? द सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू स्टे द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट टू क्वैश द डिसीजन टू मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन गवर्नमेंट स्कूल्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। न्यायालय ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 का हवाला दिया। इस धारा के अनुसार शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा में ही होना चाहिए। इससे पहले आंध्र प्रदेश सरकार ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का फैसला किया गया था। हाल ही में लॉन्च की गई नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि कक्षा 5 तक के छात्रों को उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा या स्थानीय भाषा में ही पढ़ाया जाना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 की ओर से रैंकिंग में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? विच स्टेट हैज टॉप्ड द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग इन द स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। लगातार दूसरे साल, पिछले साल भी टॉप पे था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घरेलू और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने, कारोबारी माहौल में सुधार लाने और राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मामलों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की यह रैंकिंग जारी की है। इससे पहले साल 2018 में इस रैंकिंग को जारी किया गया था। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की परफॉर्मेंस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2017-18 में जो रैंकिंग थी वो 12वें नंबर पे थी और 2019 में डायरेक्ट 12वें नंबर से दूसरे नंबर पर चला आया है और जो तेलंगाना पिछले साल दूसरे नंबर पे था उसे अब तीसरे स्थान पे आना पड़ा। नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2020 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? नेवल एक्सरसाइज इंदिरा 2020 was organized between India and which country?
द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रूस के बीच में 4 से 5 सितंबर को बंगाल की खाड़ी मलक्का स्टेट के पास अंडमान सागर में। इस युद्धाभ्यास को पहले रूस के व्लादिवोस्तक में आयोजित होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसे टाल दिया गया था। भारत और रूस की सेनाओं के बीच साल 2003 से ही यह युद्धाभ्यास होता आ रहा है। 2017 के बाद से 2 वर्षों में एक बार संयुक्त रूप से तीनों सेनाओं का अभ्यास इंद्र आयोजित किया जाता रहा है। पिछला संस्करण 2018 में इंडिया में ही विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? अल्बर्ट हॉल म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। यह जयपुर शहर के राम निवास उद्यान में अवस्थित है। न्यूज में क्या है? हाल ही में अत्यधिक वर्षा के कारण जल भराव होने से ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में रखी इजिप्टियन मम्मी, तस्वीर में देखिए सामने, को सुरक्षित किया गया, यानी बाढ़ के पानी से डूबने से बचाया गया। यह मम्मी मिस्र के पुजारी परिवार की एक महिला सदस्य टूटू की है। लेबनान का नया प्रधानमंत्री किसे नामित किया गया है? हु हैज बीन नेम्ड द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मुस्तफ़ा अदीब। जर्मनी में वर्तमान में ये लेबनान के राजदूत थे। इन्हें सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो गया है। इसमें साद अल हरीरी का राजनीतिक दल भी शामिल है, जो कि लेबनान का सबसे बड़ा सुन्नी राजनीतिक दल है। इससे पहले लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री हसन दियाब ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए एक शक्तिशाली विस्फोट के बाद इस्तीफा दे दिया था। अब लेबनान की बात आई है तो इसका मैप प्रैक्टिस भी कर लीजिए। तो लेबनान की सीमा किस किस देश से मिल रही है? लेबनान की सीमा केवल 2 ही देश से मिल रही है। एक तरफ है सीरिया और दक्षिण में देखेंगे तो इजराइल है, और इसके पश्चिमी साइड में है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। और बेरूट जो इसकी राजधानी है, ये बिल्कुल मेडिटेरियन सी के किनारे है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट अभियान कहाँ पर लॉन्च किया गया है? 10 वीक्स 10 o'clock 10 minutes campaign has been launched in, the right answer is ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। आप देख सकते हैं ये अरविंद केजरीवाल वहाँ के मुख्यमंत्री। यह कैंपेन क्या है? प्रत्येक रविवार को सुबह 10 बजे अपने आवास पर 10 मिनट तक मच्छर को पनपने से रोकने के लिए जमा साफ पानी की जांच कर साफ सफाई करनी है। 6 सितंबर को दिल्ली सरकार ने डेंगू और अन्य वेक्टर जनित बीमारियों के खिलाफ इस अभियान की शुरुआत की। निम्न में से कौन अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं? Who of the following has been nominated as Republican candidate for the post of US Vice President? The right answer is option number B, माइक पेंस। पिक्चर में देखेंगे आप माइक पेंस, और इनका मुकाबला डेमोक्रेट के कमला हैरिस से होगा, और राष्ट्रपति के रूप में रिपब्लिकन के उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप, और इसका मुकाबला होगा डेमोक्रेट के जो बिडेन से। 3 नवंबर 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आयोजित किए जाएंगे। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने लोगों के शरीर का तापमान और सांस लेने की दर जैसे महत्वपूर्ण संकेतों की पहचान करने वाला एक रोबोट स्पॉट विकसित किया है? और यह एक डॉग रोबोट है। रिसर्चर्स फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड अ डॉग रोबोट स्पॉट आइडेंटिफाइंग इंपॉर्टेंट सिग्नल्स लाइक पीपल्स बॉडी टेम्परेचर एंड ब्रीदिंग रेट? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और ये तकनीकी शिक्षा में दुनिया का नंबर 1 विश्वविद्यालय इसे कह सकते हैं। ये USA में है। कोविड-19 लक्षणों वाले रोगियों की पहचान में मदद मिलेगी। इस रोबोट जिसकी तस्वीर आप सामने देख रहे हैं, यही है स्पॉट रोबोट, को MIT के बॉस्टन डायनामिक्स द्वारा विकसित किया गया है। इसे हाथ से पकड़ने वाले डिवाइस द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। यह एक कुत्ते के समान 4 पैरों पर चल सकता है। देखिए इसकी 4 लेग्स हैं, और इसीलिए इसे डॉग रोबोट भी कहा जाता है, क्योंकि डॉग जैसा ही लगता है देखने में। इंफ्रारेड कैमरा त्वचा के तापमान एवं श्वसन दर को मापता है, जबकि मोनोक्रोम कैमरा नाड़ी दर और ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन को मापता है। स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट में यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स के आधार पर 5 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? Which of the following state does not feature in the 5 best performing states as per the Young Child Outcome Index
in the recently released State of Young Child in India's report? The right answer is option number D. छत्तीसगढ़ नहीं है, बाकी ये तीनों तो है ही, गोवा, केरल, त्रिपुरा और बाकी दो और स्टेट है तमिलनाडु और मिजोरम। और सबसे बेस्ट स्टेट रहा है वो रहा है केरल, जिसका स्कोर रहा है 0.858 और सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस रहा है बिहार का, स्कोर रहा है 0.452। वैसे ओवरऑल देखेंगे तो इंडिया का एवरेज स्कोर रहा है 0.585। ध्यान में रखिएगा कि ये 2005-06 और 2015-16 इसी दोनों में कंपैरिजन करता हुआ यह रिपोर्ट है। इसी रिपोर्ट में यंग चाइल्ड एनवायरनमेंट इंडेक्स के आधार पर शीर्ष 5 उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्यों में निम्न में से कौन शामिल है? Which of the following state feature in the best 5 performing states as per Young Child Environment Index in the recently released State of Young Child in India report? टॉप 5 में कौन शामिल है इस पर पूछा जा रहा है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पंजाब इसमें शामिल है, मेघालय, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश शामिल नहीं है। तो टॉप 5 में एक तो पंजाब है और बाकी है 4 स्टेट, गोवा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और केरल। और केरल रहा है टॉपर। देश में 11 राज्य ऐसे हैं जिनका देश के औसत 0.672 से कम स्कोर है। अरुणाचल प्रदेश सबसे नीचे है, स्कोर रहा है 0.533। इसके बाद मणिपुर, झारखंड, नागालैंड, मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गुजरात है। इस रिपोर्ट को पॉलिसी वकालत करने वाले संगठन मोबाइल क्रेच द्वारा तैयार किया गया है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में किस क्षेत्र के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट GTAM की शुरुआत की गई है? रिसेंटली ग्रीन टर्म अहेड मार्केट GTAM हैज बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर विच सेक्टर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पावर सेक्टर। केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने विद्युत सेक्टर, पावर में भी यदि आप स्पेसिफिक सेक्टर की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भागीदारी के लिए GTAM की शुरुआत की गई है। सरकार द्वारा शुरू की गई यह पहल देश के नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी में क्षमता वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद करेगी। भारत सरकार ने 2022 तक देश में 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। विश्व के सबसे बड़े द्वीपों में न्यू गिनी का स्थान कौन सा है? What is the place of New Guinea in the list of world's largest island? The right answer is option number D. दूसरे नंबर पे है। फर्स्ट प्लेस पे कौन सा है? फर्स्ट प्लेस पे है ग्रीनलैंड और थर्ड नंबर पे है बोर्नियो। इस आइलैंड का क्षेत्रफल है 8,21,400 स्क्वायर किलोमीटर। दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में मेलेनेशिया में अवस्थित यह द्वीप टॉरेस स्ट्रेट द्वारा ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप से अलग होता है। यहाँ पर टॉरेस स्टेट है। इस द्वीप का पूर्वी जो भाग है वो एक स्वतंत्र देश है, पपुआ न्यू गिनी, और इसका जो पश्चिमी भाग है ये वाला भाग, इसे वेस्टर्न न्यू गिनी या वेस्ट पपुआ के नाम से जाना जाता है और यह इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है। न्यूज में क्यों है? न्यू गिनी में विलुप्त हो चुके सिंगिंग डॉग, तस्वीर देखिए सामने, कि एक अत्यंत दुर्लभ प्रजाति को 50 वर्षों में पहली बार अपने प्राकृतिक आवास में देखा गया है। इन सिंगिंग डॉग को उनके अनूठी चीख एवं भौंकने के लिए जाना जाता है। ये कुत्ते एक हार्मोनिक ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं जिसकी तुलना आप हम्पबैक व्हेल द्वारा की जाने वाली ध्वनि से कर सकते हैं। सितंबर 2020 के प्रथम सप्ताह में मध्य अमेरिकी देश बेलीज के तट से कौन सा तूफान टकराया? विच हरिकेन हिट द कोस्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिकन कंट्री बेलीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हरिकेन नाना। 3 सितंबर को यूएस नेशनल हरिकेन सेंटर के अनुसार हरिकेन की गति थी 75 से लेकर 120 मील प्रति घंटा। यह 2020 के अटलांटिक हरिकेन सीजन का 5वां हरिकेन है। अब ये देखिए बेलीज देश का नाम आया है तो इसका मैप आप समझ लीजिए। ये जो बेलीज देश है ये कैरेबियन देश है क्योंकि कैरेबियन सागर से ये टच करता है और मध्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर अवस्थित है। इसका कैपिटल है बिल्बोपेन और इसकी सीमा उत्तर पश्चिम में मैक्सिको से मिलती है। पूर्व में तो आप देख ही रहे हैं कैरेबियन सागर है और दक्षिण एवं पश्चिम में ग्वाटेमाला देश से इसकी सीमा मिलती है।
1500 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के मध्य माया सिविलाइजेशन बेलीज के क्षेत्र में फैली हुई थी और यह सभ्यता लगभग 1200 वर्षों तक अस्तित्व में रही। पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध मरुस्थल दस्त ए लूट किस देश में स्थित है? द डेजर्ट दस्त ए लूट फेमस एज द हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यह ईरान में है। और ईरान में भी ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यहीं पर दस्त ए लूट है। यह एक विशाल लवणीय रेगिस्तान है जो ईरान के केरमेन एवं सिस्तान तथा बलूचिस्तान प्रांतों में फैला हुआ है और यह दुनिया का 25वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है और ईरान का दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो ईरान का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? उसका नाम है दस्त ए कावीर और ये इसका लोकेशन पड़ता है यहाँ इस तरफ उत्तर में। इसे ग्रेट साल्ट डेजर्ट के रूप में भी जाना जाता है। न्यूज में क्यों है ये दस्त ए लूट? तो इस दस्त ए लूट मरुस्थल न्यूज में क्यों है? इस प्रसिद्ध मरुस्थल से जीनस फाइलोक्रिप्टस से संबंधित मीठे पानी के क्रस्टेशिया की एक नई प्रजाति की खोज हुई है। अब बात चलिए ईरान की, तो इसके नेबरिंग कंट्रीज को आप मैप में पॉज करके अच्छे से देख लीजिए। एटलस है तो इसे भी आप समझ लीजिएगा कौन कौन से वाटर बॉडीज के साथ इसकी सीमा मिलती है और कौन कौन से कंट्रीज की सीमा इससे मिलती है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV का परीक्षण हाल ही में किस राज्य से किया गया है? हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV हैज बीन टेस्टेड रिसेंटली फ्रॉम विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा से। उड़ीसा में भी APJ अब्दुल कलाम परीक्षण रेंज में किया गया है। इट इज डेवलप्ड बाय DRDO। ये तस्वीर देखिए आप सामने इस HSTDV की। हाइपरसोनिक तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण करने के बाद अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया है। यह स्वदेश तकनीक ध्वनि की गति से 6 गुना तेज रफ्तार से यात्रा करने वाली मिसाइलों के विकास की ओर मार्ग प्रशस्त करेगी और इस व्हीकल में स्वदेश में विकसित स्क्रैमजेट प्रोपल्सन सिस्टम का उपयोग किया गया है। इसका उपयोग कम लागत पर उपग्रहों को लॉन्च करने के उद्देश्य से भी किया जा सकता है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल पर प्रसारित होने वाले करंट अफेयर्स का PDF संपूर्ण व्याख्या के साथ प्राप्त करना चाहते हैं, यानी मैं जो भी बोल रहा हूं वो उस PDF में मेंशन रहे, तो इसके बारे में सूचना वीडियो के अंत में दी जाएगी। उस PDF के माध्यम से आप इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे और ये आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आपको बहुत सारा समय बचा के देगा ताकि आप स्टैटिक पोर्शन पर फोकस कर सकें। CSR CMERI ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। तो इस ट्री की वार्षिक स्वच्छ और हरित ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी है? CSIR CMERI has developed the world's largest solar tree. What is the annual clean and green energy production capacity of this tree? The right answer is option number B. इसकी क्षमता है 12,000 से लेकर 14,000 यूनिट तक। प्रत्येक ट्री में कुल 35 सौर PV पैनल हैं। प्रत्येक पैनल में 330 वाट बिजली की क्षमता है। सोलर ट्री की कीमत 7.5 लाख रुपये है। इच्छुक MSMEs अक्षय ऊर्जा आधारित ग्रिड विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा यानी PM कुसुम के साथ गठबंधन कर सकते हैं। एक सोलर ट्री 10 से 12 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम कर सकता है। मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में AK-203 राइफल्स के निर्माण के लिए किस देश के साथ एक सौदे पर हस्ताक्षर किया गया है? A deal has been signed with which country to manufacture AK-203 rifles in India under the Make in India initiative? The right answer is option number B. रूस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन SCO, सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन और राष्ट्रमंडल सुरक्षा संधि संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 3 से 5 सितंबर 2020 तक रूस के दौरे पर थे। ये ध्यान में रखना है कि कौन रूस के दौरे पर गए थे, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। रक्षा मंत्री ने अपने रूसी समकक्ष शोइगु के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये राइफल है AK-47 राइफल्स का नवीनतम और सबसे उन्नत संस्करण है। AK-203 यानी जो तस्वीर देख रहे हैं यह INSAS को रिप्लेस करेगी। भारतीय सेना को लगभग 7,70,000 AK-203 राइफल्स की आवश्यकता है। इसमें से 1 लाख राइफल्स तो आयात की जाएगी, बाकी शेष भारत में निर्मित की जाएगी। और कहाँ पर इसका निर्माण होगा? ये होगा कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, अमेठी, उत्तर प्रदेश में। NCRB द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार
2019 में लगभग कितने किसानों और दैनिक ग्रामीण वेतनभोगियों ने आत्महत्या की? अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज डेटा बाय NCRB, हाउ मेनी फार्मर्स एंड डेली विलेज वेज अर्नर्स कमिटेड सुइसाइड इन 2019? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 42,840। कितना बड़ा आंकड़ा है। इसमें से किसान है 10,281 और दैनिक ग्रामीण वेतनभोगी हैं 32,559। 1 सितंबर को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने आंकड़े जारी किए। 2018 में यह आंकड़ा लगभग 40,489 था। इस प्रकार से कुल वृद्धि हुई है पिछले साल की बनिस्बत 5.8%। इसे रफली आप 6% कह सकते हैं, क्योंकि आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या में मामूली गिरावट आई है। यानी पिछले साल 10,357 किसानों ने आत्महत्या की थी, तो इस बार 10,281। लेकिन दैनिक रूप से जो मजदूर हैं उनके आत्महत्या की दर में 8% की वृद्धि हुई है। किस देश ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखने की घोषणा की है? Which country has recently announced the continuation of the no arms supply policy to Pakistan? The right answer is option number A, रूस ने यह आश्वासन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ 3 सितंबर को बैठक के दौरान किया। राजनाथ सिंह के साथ बैठक में रूस के रक्षा मंत्री जनरल सर्गेई शोइगु ने कहा कि पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति पर रूसी प्रतिबद्धता भारतीय अनुरोध का पालन करती है। पाकिस्तान को किसी तरह के बड़े हथियार सप्लाई नहीं किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त भारत के सुरक्षा से जुड़े मामलों पर रूस ने पूरे सहयोग का भरोसा भी दिया है। रूस भारत की सबसे ज़्यादा हथियारों की आपूर्ति करने वाला देश है, इसे ध्यान में रखिएगा। इसमें परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन भी शामिल है। केशवानंद भारती केस 1973 का है। इसका संबंध निम्न में से किससे है? केशवानंद भारती केस 1973 इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? बहुत ही फेमस केस है ये, आप पॉलिटी में इसको पढ़ते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, संविधान की मूल संरचना सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती मामले तक संविधान की मूल संरचना नामक ऐसा कोई संदर्भ नहीं था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में 68 दिनों तक चली, 31 अक्टूबर 1972 से लेकर 24 अप्रैल 1973 तक, और बुनियादी ढांचे को सामने लाया गया। अदालत ने हालांकि मूल संरचना को परिभाषित तो नहीं किया, इसने केवल कुछ सिद्धांतों को सूचीबद्ध किया, जैसे कि धर्मनिरपेक्षता, संघवाद और लोकतंत्र। कोई भी चेंजेज संविधान संशोधन द्वारा भी नहीं लाया जा सकता। न्यूज में क्यों है? 6 सितंबर को केरल में एडनेयर मठ के प्रमुख केशवानंद भारती का निधन हो गया। अंतिम प्रश्न, इसके बाद PDF के बारे में जानकारी दी जाएगी। संसद में प्रश्नकाल के दौरान निम्न में से कौन सा सवाल नहीं पूछा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज नॉट आस्क्ड ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन पार्लियामेंट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दीर्घ सूचना प्रश्न या लॉन्ग नोटिस क्वेश्चंस, ये नहीं पूछा जाता है। 3 ही प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक होता है तारांकित प्रश्न यानी कि स्टार्ट क्वेश्चंस, उसके बाद अनस्टार्ट क्वेश्चंस और तारांकित प्रश्न, और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। न्यूज में क्यों है? भारत सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि मानसून सत्र के दौरान कोई प्रश्नकाल, शून्यकाल और निजी सदस्य विधेयक पेश नहीं किया जाएगा। यह कोविड-19 महामारी के मद्देनजर किया जा रहा है। दोस्तों, वैसे तो मार्केट में और ऑनलाइन करंट अफेयर्स की कोई कमी नहीं है, भरे पड़े हैं, लेकिन एमपीएन एकेडमी पर जो करंट अफेयर्स आपको मिल रहा है उसके सहारे केवल 15 घंटे में, ओनली इन 15 आवर्स, आप पूरे साल भर का करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? देखिए, इस चैनल पर वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज प्रसारित होता है प्रत्येक रविवार शाम 6 बजे। तो यदि आप साल भर का करंट अफेयर्स स्टडी करें तो कुल 53 PDF हो जाएंगे, 52 हफ्ते का और एक बजट और इकोनॉमिक सर्वे का। प्रत्येक PDF में आपको लगभग 5 से 6 मिनट का एवरेज टाइम लगेगा रिवाइज करने में, तो कुल 318 मिनट लगेंगे आपको वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज को रिवाइज करने में, पूरे साल भर का। उसी प्रकार से मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स, इसकी वीडियो नहीं आती, ये सिर्फ आपको PDF के रूप में मिलती है। तो 12 मंथ्स यानी 12 PDFs, प्रत्येक PDF में लगभग 25 से 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल मिलाकर के 300 मिनट यहाँ लग गए। और बिहार करंट अफेयर्स के 14 PDF मिलेंगे, 12 महीने का हो गया, एक बिहार बजट और एक बिहार इकोनॉमिक सर्वे, तो इसमें लगभग 20 से 25 मिनट का समय लगता है, तो कुल 280 मिनट।
कुल जोड़ेंगे तो केवल 15 घंटे लगेंगे और 15 घंटे में आप पूरे साल भर का करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं। यदि आपने 2 से 3 बार एग्जाम से एक सप्ताह पहले 2 से 3 बार यदि आपने इसे अच्छे से रिवाइज कर लिया तो करंट अफेयर्स आपका सेक्शन कवर हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों संपूर्ण व्याख्या के साथ पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। क्वेश्चन और आंसर हिंदी इंग्लिश दोनों यानी बाइलिंगुअल रहेगा, हालांकि इसका डिस्क्रिप्शन सिर्फ हिंदी में ही अवेलेबल है। इसके लिए एक बहुत ही साधारण शुल्क है, एनुअल फी है, एक ही टाइम पे करना है 600 रुपीज और आपको सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। बैंकिंग डिटेल दिया हुआ है, प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है, इसमें आई नहीं है, ध्यान रखिएगा। IFSC कोड और अकाउंट नंबर दिया गया है, साथ में पेटीएम, फोनपे, यूपीआई और गूगल पे के थ्रू से पे कर सकते हैं। एक ही नंबर है 7366005556, ये व्हाट्सएप नंबर भी है। आप ट्रांजैक्शन करके इसी व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको व्हाट्सएप पे ही पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा। चाहे आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, अदरवाइज आप ऑनलाइन भी रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।